वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत की बुक शेमुषी भाग 2 का चैप्टर नंबर 10 दशमः पाठः, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें टोटली हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे और पैराग्राफ्स से रिलेटेड संधि समास ग्रामर सारी करेंगे, और उसके अलावा हम प्रश्नोत्तर भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 10वां पाठ, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के नेम को हम समझ लेते हैं। इसका नाम है भूकंप विभीषिका। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला है भूकंप, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। भूकंप, भू यानी धरती और कंप यानी कांपना। धरती जब कंपकपाती है, ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। और इस भूकंप को एक भयावहता, विभीषिका शब्द का हिंदी अर्थ होता है भयावहता, यानी ये एक बहुत ही डिजास्टर होता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता है, लोगों में भय उत्पन्न करता है। तो किस प्रकार से भूकंप से हम बच सकते हैं, किस प्रकार से भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या घटित हो चुका है पहले, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है भूकंप विभीषिका, यानी भूकंप की भयावहता। भयावहता यानी भूकंप कितना नुकसानदायक होता है और भूकंप कितना भयावह होता है, डरावना होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इजी लैंग्वेज में इसे कहते हैं डिजास्टर ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहते हैं अंग्रेजी में इसे। तो चलिए हम पाठ परिचय शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम। तो देख लीजिए, जैसा कि हर पाठ के अंदर आता है, अयम का अर्थ क्या होता है, यह। और ये कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का। यह 3 शब्द होते हैं, अयम, इयम, इदम। संस्कृत में यह को 3 शब्दों से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पाठ शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पे अयम आया है। और इसका हिंदी अर्थ है प्रस्तुत किया गया यह पाठ अस्माकम यानी हमारे, वातावरणे यानी वातावरण में, संभाव्यमान प्रकोपेशु संभावित होने वाले प्रकोपों। प्रकोप किसे कहते हैं, जब हम वातावरण को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तो वातावरण भी हमारे साथ में कुछ ऐसा खेल खेलता है जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रकोप का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध। तो वातावरण के अंदर संभाव्यमान जो प्रकोप होते हैं, उनमें अन्यतमा यानी उन्हीं में से एक, भूकंपस्य यानी भूकंप की, विभीषिका यानी भयावहता को, द्योतयति यानी प्रस्तुत कर रहा है, बता रहा है। यानी वातावरण में बहुत सारे जो है प्रकोप होते हैं। कहते हैं कि धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, पर मनुष्य प्रतिदिन अपनी लालसाओं के कारण बढ़ता चला जा रहा है, छेड़खानी कर रहा है। तो ये जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जिनके कारण हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है, ये प्राकृतिक वस्तुएं जब अपने क्रोधित रूप में आती है तो मनुष्य की क्या स्थिति होती है। उन्हीं में से एक प्राकृतिक आपदा का नाम है भूकंप। उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रकृतो यानी प्रकृति के द्वारा, जायमानः यानी उत्पन्न, आपदः यानी विपत्ति, समस्या, प्रॉब्लम, भयावह प्रलय, भयावह यानी डरावनी, प्रलय यानी प्रलय को समुत्पाद्य यानी उत्पन्न करके। समुत्पाद्य शब्द के अंदर 2 शब्द हैं, सम प्लस उत्पाद्य। सम यानी अच्छी तरीके से, उत्पाद्य यानी उत्पन्न करके, मानव जीवनम मानव के जीवन को, संत्रासयंती यानी पीड़ित करती है। संत्रासयंती, संत्रासयंती का अर्थ क्या होता है, पीड़ित करना, यानी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, मनुष्य के जीवन को अत्यधिक पीड़ा देती है। ठीक है। और ताभी उससे प्राणिनाम यानी प्राणियों के, सुखमय यानी सुखपूर्वक जीवन, जो सुखपूर्वक जीवन जो होता है मनुष्यों का, दुखमयम वो दुखपूर्वक, संजायते यानी बन जाता है। तो प्राणियों का जो जीवन सुखमय होता है वो दुखमय कैसे बन जाता है, जब प्रकृति क्या करती है, विपत्तियां लेकर के आती है। एतासु
इन्हीं में से प्रमुखा संति, कौन कौन सी विपत्तियां प्रकृति लाती है, उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द दिया झंझावत। क्या दिया? झंझावत। झंझावत शब्द का अर्थ क्या होता है? झंझावत का अर्थ होता है आंधी। आंधी, ठीक है। दूसरा है भूकंपन, भूकंपनम, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, भूकंप। तीसरा है जलोत्पल्व। जलोत्पल्व का मतलब क्या होता है? बाढ़ की स्थिति। जल प्लस उपपल्व, उपपल्व, जल का उपद्रव, यानी इजी लैंग्वेज में हम इसे क्या कह सकते हैं? बाढ़। अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, अनावृष्टि बारिश ना होना, शिलास्खलनम यानी पत्थरों का खिसकना, चट्टानें जब खिसक जाती है वो भी एक प्रकृति की आपदा है। भूविदारणम, पृथ्वी के दो भाग हो जाना, धरती फट जाना। ज्वालामुख स्फोट आदयः, और ज्वालामुखी का विस्फोट आदि, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा। अत्र, यहाँ पाठे यानी पाठ में भूकंप विषये चिंतनम विहितम, और इन सारी प्राकृतिक आपदाओं में से इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि भूकंप क्या है, कैसे आता है और क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। यत् की आपत्काले, आपत्ति आने पर, विपन्नताम त्यक्त्वा, डर छोड़ करके, डरना छोड़ करके, साहसेन यत्नम कुर्मः, साहस पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। चेत, क्योंकि दारुण विभीषिकाया, तभी हम इस भयंकर डरावनी मुसीबत से संरक्षिता यानी सुरक्षित भवामह यानी हो पाएंगे। तो हमें इस पाठ में ये पढ़ने को मिलेगा कि भूकंप कैसे आता है, क्या आता है, कहाँ कहाँ आ चुका है, और किस प्रकार से डरना छोड़ करके भूकंप आने के समय हमें साहस पूर्वक क्या कदम उठाने जिससे हमारे जो है प्राण बच सके। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में से एक भूकंप की भयावहता, चैप्टर का नाम भी यही है, भूकंप विभीषिका, उसको निरूपित करता है। प्रकृति से उत्पन्न आपदा भयानक प्रलय को पैदा करके मानव जीवन को पीड़ित करती है। जब प्रकृति जो है अपने रौद्र रूप में आती है तो मनुष्य को बहुत पीड़ित करती है, परेशान करती है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति को बहुत पीड़ित कर रहा है। इसी से रिलेटेड हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण को क्या बनाना चाहिए? शुद्ध बनाना चाहिए, लेकिन हम प्रदूषित कर रहे हैं। इस कारण से प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर ज्यादा असर दिखाती है। उन प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय बना देती है। क्योंकि हम प्रकृति को छेड़ते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय होने के स्थान पर दुखमय हो जाता है। इनमें से प्रमुख आपदाएं हैं आंधी, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, सूखा, शिलास्खलनम, जिसका मैंने अर्थ बताया था, पत्थर खिसकने, चट्टानें खिसकनी, धरती में दरार आना, ज्वालामुखी इत्यादि। इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि आपातकाल में चिंता को त्याग कर साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए। जब भी विपत्ति आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें इस पाठ से ये सीखने को मिलेगा कि हमें घबराना नहीं है, साहस बनाए रखना है और साहस के साथ में प्रयत्न करना है, जिससे कि इस भयानक भयावहता से हम सुरक्षित रह सकें, इस भयानक डरावने डिजास्टर से हम बच सकें। तो देखिए, जब इस पाठ के पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करने को आएगा तो आपको प्रसंग जरूर लिखना होगा। तो इसीलिए हमने इस प्रसंग के बारे में पहले ही चर्चा कर लेते हैं, ताकि जब हम पैराग्राफ करेंगे तो बार बार हमें प्रसंग ना लिखना पड़े। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पाठ का कोई इस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ अगर हमारी परीक्षा में आता है तो हमें इस प्रसंग का प्रयोग करना है। हिंदी अनुवाद से पहले प्रसंग लिखा जाता है, तभी कहते हैं कि सप्रसंग व्याख्या या सप्रसंग हिंदी अनुवाद। तो हमारे वातावरण में हमें लिखना है प्रसंग में कि हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती है। भौतिक सुख साधन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो प्रकृति जो है वो बड़ी परेशान होती है, और इस कारण से जीवन पे क्या आती रहती है? आपदाएं, मुसीबतें आती रहती है। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। जो जीवन एकदम सही लाइन पे चल रहा है उसे बिल्कुल तहस नहस अस्त व्यस्त हो जाता है।
कभी कभी किसी महामारी की आपदा, जैसा कि हम भुगत चुके हैं, 2 साल पहले हमने कोरोना नाम की बीमारी को जो है वो भुगता है, वो क्या थी, एक महामारी थी। इसी प्रकार से बाढ़ भी होता है, ये भी प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी एक आपदा है, तूफान भी एक आपदा है, भयंकर प्रलय, ये सब हम अपने जीवन में देखते और सुनते रहते हैं। हम सुनते रहते हैं कि कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे तूफान आ गया, कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पे चक्रवात आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया। तो ये सब चीजें जो है हम देखते सुनते रहते हैं। भूकंप भी एक ऐसी ही आपदा है जिस पर यहाँ दृष्टिपात किया गया है। इस चैप्टर में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें से एक आपदा को चुना गया है जिसका नाम है भूकंप। यहाँ यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि भूकंप कितना नुकसान कर देता है, सारे घर तोड़ देता है, गाड़ियां तोड़ देता है, लोग उसके मलबे में दब जाते हैं, बिजली के खंभे उखाड़ देता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भूकंप विभीषिका का। इसका पैराग्राफ नंबर 1 हम पढ़ते हैं। एकोत्तर यानी एक ज्यादा, द्विसहस्त्र यानी 2000 में। देखिए संस्कृत में संख्या लिखने का एक तरीका होता है कि पीछे वाला जो नंबर होता है उसे पहले लिखा जाता है और वंस टेंस के हिसाब से लिखा जाता है। एकोत्तर का मतलब होता है एक ज्यादा, किसमें, 2000 में। द्विसहस्त्र का अर्थ क्या हो गया, 2000 में। यानी ये कौन से सन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 2001 की। ख्रिस्ताब्दे यानी ईसवी, 2000 ईसवी। अभी जो सन चल रहा है उसे हम ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद में जितने भी साल हुए हैं, यानी अब मान लीजिए कि ईसवी बोल रहे हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म को 2001 साल हो गए हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय गिना जाता था उसे ईपू कहते थे, यानी ईसा पूर्व कहते थे। तो अभी जो हमारा 2025-24 चल रहा है, इसके मुकाबले 24-25 साल पीछे की बात करें, 2001 की बात हमें बताई जा रही है। ईसवीय वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि। अब कौन सा दिन था? गणतंत्र दिवस का अर्थ हम जानते हैं, जिस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था भारत का, यानी संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, जो कि हम एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। यदा, जब समग्रम अपि, संपूर्ण भारतस्य यानी भारत राष्ट्र यानी पूरा भारत देश, नृत्य यानी नाच रहा था, गीत वाद्य यंत्राणाम, गीत वाद्य यंत्रों को बजा रहा था, उल्लासे यानी उत्सव मनाने में, मग्नम आसीत मग्न हो रहा था, तदा कस्माद एव उस समय ही गुर्जर, गुर्जर किसे कहते हैं? गुर्जर कहते हैं गुजरात को। गुर्जर किसे कहते हैं? संस्कृत में गुजरात को गुर्जर प्रदेशम कहते हैं। तो गुर्जर यानी गुजरात, राज्यम यानी राज्य में, पर्याकुलम गुजरात राज्य बड़ा ही जो है अस्त व्यस्त हो गया, विपर्यस्तम पूरी तरह से तहस नहस हो गया, क्रंद विकलम चारों ओर क्रंदन सुनाई दे रहा था, रोने की आवाजें आ रही थी, विपन्नंच और तहस नहस जातम यानी हो गया। यानी 26 जनवरी, ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2001 सन की बात कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश में इस दिन बहुत भयंकर भूकंप आया था और उसके कारण से गुजरात प्रदेश जो था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था। हम बात कर रहे हैं भूकंपस्य दारुण विभीषिका। भूकंप की जो ये भयानक भयावहता, ये जो रूप है, रौद्र रूप है भूकंप का, समस्तम अपि यानी समस्त, गुर्जर क्षेत्रम यानी गुजरात क्षेत्र में, विशेषण यानी विशेष रूप से, च कच्छ जनपदम कच्छ जनपद में, कच्छ वहां एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, ठीक है ना। और जिले को संस्कृत में जनपद कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जनपद शब्द से जिले की बात हो रही है। तो गुजरात के अंदर एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, वहां की बात कर रहे हैं। विशेष रूप से गुजरात में, पूरे गुजरात में भूकंप आया था, लेकिन कच्छ में विशेष रूप से ध्वंसावशेषु यानी ध्वंस के अवशेषों में टूट फूट ज्यादा हुई थी कच्छ के अंदर।
परिवर्तितवती यानी ये जो कच्छ नाम का जो जिला है ये पूरी तरीके से तबाह हो गया था, नष्ट हो गया था। भूकंपस्य, भूकंप के केंद्रभूतम, भूकंप का केंद्र जो था वो तो भुज नगरम, और कच्छ के अलावा एक और जिले में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था जिसका नाम था भुज। तो दो जिलों में भयंकर भूकंप की केंद्र बने हुए थे। कच्छ तो पूरी तरीके से नष्ट प्राय हो गया था, और केंद्र जो भूकंप का जो केंद्र था जहां से भूकंप सबसे ज्यादा जहां पर आया था उस जगह का नाम था भुजनगर। वो भुजनगर तो तू यानी तो मृतिका क्रीडनकम इव, मृतिका किसे कहते हैं? मृतिका कहते हैं मिट्टी को, और क्रीडनक, क्रीडनक इव, मृतिका किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको, मिट्टी के क्रीडन का खिलौने को कहते हैं, मिट्टी के खिलौने के समान। यानी हमने अभी बात की कि कच्छ नगर में बहुत भयंकर भूकंप आया था, लेकिन भुज तो मिट्टी के खिलौने की तरह खंड खंड जातम, खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। यानी दो प्रमुख केंद्र थे गुजरात राज्य के अंदर, एक तो था कच्छ और एक था भुज। वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानी, बहुभूमिकानी यानी बहुमंजिले, भवनानी यानी भवनों में, क्षणेनेव, क्षणेनेव यानी क्षण भर में ही, क्षण भर में ही, क्षणेन प्लस एव, क्षण भर में ही, धराशयायिनी यानी धराशय जातानी यानी हो गए। यानी कच्छ और भुज में बनी हुई बहुमंजिला इमारतें कुछ ही क्षणों में, ये भूकंप बहुत ज्यादा लंबी देर का नहीं था, कुछ सेकंड्स का था, कुछ समय का था। ये कुछ सेकंड्स के अंदर वहां पे सारी बिल्डिंग्स गिर गई और क्षण में ही वो धराशायी हो गई। उत्खाता यानी उखड़ गए। विद्युत द्वीप स्तंभा यानी बिजली के खंबे, वहां बिजली के खंबे जो थे वो भी उखड़ गए, इतना तेज भूकंप आया। विशीर्णा यानी फट गए। ग्रह सोपान मार्गा, घर जाने के रास्ते, रास्तों पर जो था वो रास्ते जो थे फट गए थे। फाल द्वये यानी दो टुकड़ों में, विभक्ता यानी विभक्त यानी अलग हो गई भूमि। इतना भयंकर, इतनी तीव्रता का भूकंप था कि वहां पर रास्ते टूट गए और जो सड़कें थी वो दो भागों में विभक्त हो गई। भूमिग ऊपरी, भूमि के ऊपर निस्सरंती भी निकलने लगी। दुर्वार जलधारा भी, जलधाराएं नीचे से पाइपलाइंस फूट गई, नीचे जो पानी था वो ऊपर उछल के आने लगा, जलधाराएं बहने लगी। और महाप्लावन दृश्यम, महाप्रलय का दृश्य ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है न जाने। कुछ समय पहले तो बिल्कुल सही एकदम शहर था और भूकंप आने के बाद में ऐसा लगने लगा कि यहाँ महाप्रलय आ गई है, उपस्थितम यानी उपस्थित हो गई है। सहस्त्रमता यानी हजारों, प्राणिनस्तु यानी प्राणी तो, क्षणेनेव यानी क्षण भर में ही, अभी हमने ऊपर बात की क्षणेनेव का अर्थ क्या होता है? क्षण भर में ही। हजारों प्राणी, मृता यानी मर गए। इतना भयंकर भूकंप था कि क्षण भर में बहुत सारे प्राणियों की मृत्यु हो गई। ध्वस्त भवनेषु, टूटे हुए भवनों में, घरों में, सड़कों में, दुकानों में, सब बिल्डिंग्स टूट गई थी। उनमें संपीड़िता यानी पीड़ित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। सहस्त्रों अन्य, हजारों अन्य दूसरे लोग जो थे, बहुत सारे हजारों लोग तो मर गए थे और बहुत सारे लोग उन बिल्डिंग्स के नीचे दबे हुए थे। और सहायतार्थम यानी सहायता के लिए, करुण करुण यानी बड़ी ही करुण ध्वनि के अंदर, क्रंदंती स्म रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारी मदद करो। हा देव, देव, हा का अर्थ क्या होता है? धिक्कार है ऐसे भाग्य पर। धिक्कार है किस पर? देव का अर्थ क्या होता है? भाग्य। ऐसा भाग्य उस समय लोगों का हुआ कि दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि शुत शाम कंठा यानी जो कि मृत प्रायः यानी मरने वाले, केचन यानी कुछ, शिशुवस्तु यानी शिशु तो, ईश्वर कृपया एव ईश्वर की कृपा से ही, द्वित्राणि दिनानि दो दो तीन तीन दिन के जो बालक थे, जीवनम धारितवंतः वो तो बच गए और जो जिनके बचने की उम्मीद थी उनकी मृत्यु हो गई। तो इतना भयंकर ये भूकंप था और इसकी भयावहता थी।
तो चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। सन 2001 के साल 26 जनवरी 2001 ईस्वी गणतंत्र दिवस पर्व जब सारा भारत देश नाचने गाने और बजाने की खुशी में मग्न था, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से व्याकुल, अस्त व्यस्त, रोने चिल्लाने से दुखी और मुसीबत में फंस गया। देखिए, इसकी एक प्रासंगिक बात मेरे जीवन से भी जुड़ी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 26 जनवरी का ये दिन था और हम लोग कॉलेज में थे और हम लोग भी ये इस समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जिस ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे अचानक से धरती हिलने लगी। हमको लगा हमें चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब आंखें खोल के चारों तरफ देखा तो सभी को चक्कर आ रहे थे। एक्चुअली ये चक्कर नहीं थे, ये भूकंप ही था। हम सब जने भागने की कोशिश करने लगे। दरवाजा एक था ऑडिटोरियम से निकलने का, बहुत फंस गए, लेकिन मुश्किल से खिड़की पे से दरवाजे से निकले। ये जो भूकंप था, ये जब हमारे यहाँ राजस्थान में इतना प्रभाव दिखा रहा था, तो गुजरात के लोगों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोच करके भी हमारा मन कांप जाता है। ये गुजरात राज्य जो था वो पूरी तरीके से व्याकुल हो गया था। चारों तरफ रोने चिल्लाने की और बचाने की आवाजें कि हमें बचाओ ऐसी ध्वनियां सुनाई दे रही थी। भूकंप की भयानक मुसीबत ने संपूर्ण गुजरात क्षेत्र को, विशेषकर हमने बात की किसको, कच्छ जिले को, विनाश के बाद बची हुई वस्तु के रूप में बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि कच्छ जिला जो कि बहुत एक सुविकसित जिला था, वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि विनाश के बाद में जब कहीं टूटे फूटे कुछ बिल्डिंग्स बच जाते हैं, कच्छ में ऐसा ही कुछ नजारा था। भूकंप का केंद्र जो था वो हमने बात की भुज शहर था। वो मिट्टी के खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े यानी टूट टूट फूट हो गई। बहुमंजिला इमारतें तो क्षण भर में ही धराशायी यानी धरती पर गिर गई और बिजली के खंभे उखड़ गए। घर की सीढ़ी नुमा रास्ते बिखर गए, सारी घर की बिल्डिंग्स के सीढ़ियां वगैरह टूट गई। धरती दो भागों में बट गई। धरती के अंदर से ऊपर की ओर निकलती हुई जल धाराओं ने महाप्रलय का दृश्य उपस्थित किया। हमने बात की कि धरती फट गई, धरती के अंदर से जल निकलने लगा। ऐसा लगा कि चारों तरफ से क्या आ गई है, महाप्रलय आ गई है। हजारों की संख्या में प्राणी क्षण भर में ही मर गए थे। बहुत सारे हजारों लोग जो थे वो कुछ ही क्षणों में मर गए, ठीक है। और टूटे हुए भवन में दुखी हजारों दूसरे लोग सहायता के लिए करुण विलाप कर रहे थे। और जो जिनकी जान बच गई वो बहुत ही मुश्किल से किन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे दबे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। भूख से दुर्बल, सूखे हुए कंठ वाले, लगभग मरे हुए से कुछ बच्चों ने तो ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं, वो भूख से व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, ईश्वर की लीला देखिए कि 2-3 दिन के बच्चे भी जीवन धारण करके बच गए। यानी इतनी भयंकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे दबने के बावजूद जो 2-2, 3-3 दिन के, 2-3 महीनों के बच्चे थे वो भी बच गए। यानी जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। क्या कहते हैं कि ईश्वर को जिसे बचाना है तो वो बचा के ही रहता है। तो देखिए, हमें देखते हैं कि भूकंप कितना भयानक आया था और इसका केंद्र हमें याद रखना है, कच्छ था और भुज था। शब्दार्थ देख लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर आए, द्विसहस्त्र ख्रिस्ताब्दे यानी 2000 ईस्वी के अंदर, पर्वणि पर्व यानी उत्सव होता है, समग्रम यानी सारा, गीत नृत्य गीत वाद्य अंतराणी यानी नाचने गाने बजाने के, क्रंदन विकलम यानी रोने चिल्लाने से दुखी जातम हो गया, दारुण विभीषिका का अर्थ होता है भयानक मुसीबत ने, विशेषण यानी विशेष रूप से, ध्वंसावशेषु यानी खंडहरों के रूप में, परिवर्तितवती यानी बदल दिया, केंद्रभूतम यानी केंद्र रहे, मृतिका क्रीडनकम इव यानी मिट्टी के खिलौने के समान, खंड खंडम यानी टुकड़े टुकड़े, बहुभूमिकानी कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में बहुमंजिला और इंग्लिश में कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उत्खाता यानी उखड़ गए, विद्युत दीप स्तंभा बिजली के खंबे, विशीर्णा यानी बिखर गए, ग्रह सोपान मार्गा घर की सीढ़ियों के मार्ग, फालद्वय यानी 2 भागों में विभक्ता बट गई, भूमि गर्भात यानी धरती के अंदर से, निस्सरंती भी यानी निकलती हुई, दुर्वार यानी भयानक या कठिन, सहस्त्रमिता यानी हजारों की संख्या वाले, क्षणेनेव यानी क्षण भर में ही, मृता यानी मर गए, संपीड़िता यानी दुखी, सहस्त्र हजारों लोग,
जब इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई तो बहुत लोग दुखी हुए। करुण करुणम यानी दुख से भरे हुए, मृत पाया यानी मरे हुए, लगभग मरे हुए, द्वित्राणी यानी 2-3 दिनों के लोग, धारितवंत यानी जीवन धारण करके बच गए। तो देखिए इतना भयंकर भूकंप आया था गुजरात के अंदर 2001 में 26 जनवरी की तारीख को। अब इस पैराग्राफ में आए संधि के बारे में बात कर लेते हैं। पहला शब्द है समग्रम अपि, जिसका संधि विच्छेद होगा समग्रम प्लस अपि। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, संधि परिवर्तन को स्वीकार करती है। जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, आधा व्यंजन आगे वाले स्वर से मिल जाता है, ऐसी स्थिति को संयोग कहते हैं, संधि नहीं कहते, तो यहाँ संयोग हुआ है। सिमिलरली अगला शब्द भी हमें यही बताता है, मग्न मासीत। यहाँ पे जो ये माँ है, इसमें देखिए म और आ मिलकर के माँ बन गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए ये भी संयोग कहलाएगा। अगला शब्द है तदा कस्माद एव, जिसका संधि विच्छेद होता है तदा प्लस अकस्मात प्लस एव। यहाँ देखिए त और ए मिलकर के तेव बनना चाहिए था, जबकि देव बना है। और तदा प्लस अकस्मात आ और अ मिलकर के एक आ की मात्रा का निर्माण हुआ है, तो दीर्घ संधि हुई है। यहाँ पर इस स्थान पर तो दीर्घ संधि हुई है और इस स्थान पर क्या हुई है, जशत्व संधि हुई है। पैराग्राफ्स जब हम करते हैं तो उसे पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आए उसको करने में हम सक्षम रहें। सिर्फ पाठ पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पूरा के पूरा जो पेपर आता है 10th क्लास का, वो पूरा ग्रामर बेस पे आता है, इसीलिए हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं। कुछ भी व्यर्थ आपको नहीं पढ़ाया जाता है, सब कुछ जो है सोद्देश्य है, तभी इस जो हमारे चैनल का नाम भी है शिक्षा सारांश। विपन्नंच तो देखिए शब्द के 3 टुकड़े होंगे, विपत प्लस नम प्लस च। अब यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है, हमने अभी बात की कि जहाँ संधि होती है वहां परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ त था और यहाँ न में परिवर्तन हो गया है। क्यों कि पीछे वाले वर्ण के अनुसार यहाँ म था और यहाँ च था, और इस म के स्थान पर य का प्रयोग किया गया है। ये जो है स्थिति, ये पर सवर्ण संधि कहलाती है। हालांकि संधि का एक विशेष टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, पर क्योंकि चैप्टर्स के बीच में से पैराग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं संधि के, इसीलिए हम लोग सारा डिटेल में पढ़ रहे हैं। समस्तम अपि का संधि विच्छेद होगा समस्तम प्लस अपि। यहाँ म और अ मिलकर पूरा म बन गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए संयोग कहलाता है। ध्वंसावशेषु, ध्वंस प्लस अवशेषु, स के अंदर भी अ है और अवशेषु में भी अ है, दोनों अ मिलकर के आ की मात्रा का निर्माण करते हैं, जो दीर्घ संधि कहलाती है। षणेन प्लस एव, यहाँ न में अ है, पीछे ए है, अ और ए मिलकर के डबल कलंगी वाली मात्रा बनाते हैं षणेनेव, और जहां पे भी डबल मात्रा ऊपर दिखाई देती है शब्द के ऊपर, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो संधि भी मैं आपको अलग से ट्रिक से पढ़ा दूंगी। विद्युत द्वीप स्तंभा, विद्युत प्लस दीप प्लस स्तंभा। तो देखिए यहाँ त था और यहाँ द में परिवर्तित हो गया है, तो त अगर अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है तो ऐसी स्थिति को जशत्व संधि कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, जशत्व संधि। अगला है भूमि गर्भाद ऊपरी, भूमि गर्भाद प्लस ऊपरी, सेम चीज हुई है, यहाँ द है और यहाँ त है, कौन सी संधि हुई है, जशत्व संधि हुई है। प्राणिनः प्लस तु, प्राणिनस्तु, विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया गया है, ऐसी स्थिति सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। अगला सहस्त्रो अन्ये, हमें पकड़ना है ओ की मात्रा को, और संधि विच्छेद में बना है सहस्त्रः प्लस अन्ये, तो विसर्ग के स्थान पे ओ जो बना है ये उत विसर्ग संधि के कारण आया है। शुद्ध शाम कंठा, शुद्धा शाम कंठा, ये जो है म और क मिलकर के आधा म और क ही रहे हैं, तो ये संयोग की स्थिति है। शिशवस्तु, शिशवः प्लस तु, विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग होने के कारण सत्व विसर्ग संधि बन गई है। पैराग्राफ में आए समास विग्रह कौन कौन से हैं, पहला है शुद्ध शाम कंठा, जिसका अर्थ मैंने आपको ऊपर बताया था कि भूख से व्याकुल। शुद्धा यानी भूख से, शाम यानी व्याकुल, कंठा यानी जिनके कंठ सूख गए हैं, ये शाम ते वे लोग, तो ये उन विशेष बच्चों की बात हो रही है जो भूख से बिलख रहे थे। तो जब भी किसी विशेष की बात होती है वहां बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। अगला है महत प्लावनम, महाप्लावनम, कर्मधारय समास है, क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है कि प्लावन कैसा था, प्रलय कैसी थी, महाप्रलय थी। ठीक है,
बहुभूमिकानि भवनानि भव्य भूमिका येषु तानि भवनानि। कुछ विशेष भवनों की बात कर रहे हैं जिनकी इमारत, जिनकी मंजिल जो है वो बहुत ऊंची होती है, उन्हें बहुमंजिला या बहुभूमिकानि कहते हैं। तो विशेष बिल्डिंग की बात हो रही है तो बहुव्रीहि समास है। मृतिका क्रीडनकम इव, तो हमने देखा था मृतिकाया क्रीडनकम इव, मृतिकाया यानी मिट्टी के खिलौने के समान। तो खिलौने की विशेषता है कि वो किसका बना है, मिट्टी का बना है। तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो सो दैट कर्मधारय समास का यहाँ प्रयोग किया गया है। पैराग्राफ में आए प्रकृति कौन से, प्रत्यय कौन से हैं। पहला शब्द है जातम, जिसके अंदर जन प्लस कत आता है और कत के अंदर क्या बचता है मैंने आपको बताया हुआ है, तह, ता और तम। तो यहाँ जातम के अंदर तम जुड़ा है, ठीक है। परिवर्तितवती, परिवर्तन प्लस कत्वतु, कत्वतु में 3 चीज जुड़ती है, तवान, तवती और तवत, ठीक है। तो यहाँ तवती जुड़ा है स्त्रीलिंग वाला। उत्खाता, उत प्लस खन प्लस कत, ठीक है। यहाँ ता जुड़ा है। विभक्ता, वी प्लस भज प्लस कत, यहाँ पे भी ता जुड़ा है। उपस्थितम, उप प्लस था प्लस कत, तो यहाँ तम जुड़ा है। तो देखिए अगर हम प्रत्यय भी सेपरेट पढ़ेंगे वैसे, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी है, ग्रामर को पढ़ना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे भी हम डिटेल कर लेते हैं। मृता, मृत प्लस कत, संपीड़िता, सम प्लस पीड़ प्लस कत, धारितवंतः, धारय प्लस कत्वतु। अव्यय पद कौन से आए हैं। देखिए परीक्षा में अव्यय का ये क्वेश्चन आता है कि आपको अव्यय देकर के वाक्य बनाने के लिए दिया जाता है, तो पहले आपको अव्यय का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप वाक्य बना पाएंगे संस्कृत में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यदा अव्यय है, जिसका हिंदी अर्थ है जब, और इसका वाक्य बना है यदा समग्र भारत राष्ट्रम गीतम अगायत, जब पूरे भारत ने गीत गाया। तू का अर्थ होता है तो, वाक्य बना है भुज नगरम तू मृतिका क्रीडनकम इव खंड खंड जातम। भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की तरह क्या हो गया, खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। अगला है एव, जिसका अर्थ होता है ही। ईश्वरः सर्वत्र एव अस्ति, यानी ईश्वर सभी जगह पर है। पर्यायवाची शब्द पैराग्राफ्स में कौन से आए हैं। पर्वणि का अर्थ होता है उत्सवे यानी उत्सव, समग्रम यानी सकलम यानी संपूर्ण, राष्ट्रम यानी देशम, मग्नम यानी लीनम यानी डूब गया किसी चीज में, मग्न हो गया पूरी तरीके से। अकस्मात यानी अचानक यानी सहसा, पर्याकुलम यानी परितः आकुलम यानी परेशान हो गया, विपर्यस्तम यानी अस्त व्यस्त हो गया, विपन्नम यानी विपत्ति युक्त हो गया, जिसके ऊपर विपत्ति आ जाती है उसे विपन्नम कहते हैं। गुर्जर को गुजरात हमने देख लिया, गुजरात को संस्कृत में गुर्जर कहते हैं। ध्वंसावशेषु नाशोपरांतम अवशिष्टेषु, ध्वंसावशेष शब्द का अर्थ होता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद में बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उसे ध्वंसावशेषु यानी नाश के बाद में बचे हुए अवशेष। बहुभूमिकानि का अर्थ होता है बहवह भूमिका यानी बहुमंजिला, फाल द्वये यानी खंड द्वये यानी 2 टुकड़े, विशीर्णा यानी नष्टा, उत्खाता उत्पाटिता जिसका अर्थ होता है उखड़ गए, जैसे कि हमने देखा था उत्खाता विद्युत द्वीप स्तंभा यानी क्या उखड़ गए थे, बिजली के खंबे। निस्सरंती भी निर्गच्छन्ति भी यानी बाहर प्रवाहित हुई, दुवरी यानी दुखेन निवारितुम योगः, मृता यानी दिवंगता जो चले जाते हैं उन्हें दिवंगत कहते हैं, स्वर्गीय कहते हैं, ध्वस्तम या नष्टम। विलोम शब्द कौन से आए हैं पैराग्राफ में। दिवस का रात्रि होता है सभी को पता है। उल्लास यानी बहुत ही उत्साह में, अनुल्लास यानी जब उत्साह समाप्त हो गया। आसीत का अर्थ मैं बार बार हर चैप्टर में बताती हूँ और अस्थि का अर्थ भी बताती हूँ। ये दोनों ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द जो है इंपॉर्टेंट है। आसीत का अर्थ होता है था, अस्थि का अर्थ होता है। परिवर्तितवती अपरिवर्तितवती, जैसा कि हम जानते हैं परिवर्तितवती यानी जो परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित यति यानी जो परिवर्तित नहीं होता। खंडम यानी टुकड़े, अखंडम यानी जुड़ा हुआ, जातम यानी हो गया, अजातम यानी नहीं हुआ, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, उपस्थितम यानी उपस्थित हुआ, अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं हुआ, एब्सेंट है। सहायतार्थम यानी सहायता के लिए, असहायतार्थम यानी सहायता के लिए नहीं, और मृता का ऑपोजिट विलोम शब्द होता है जीविता। चलिए सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि केंद्रभूत जो था वो था भुजनगर और कच्छ पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गया था, ऐसा लग रहा था कि नाश होने के बाद में बचे हुए टुकड़े के समान हो गया था।
अब देखते हैं इसी के आगे क्या कहते हैं। इयम आसीत, इयम यानी यह थी, भैरव विभीषिका यानी भयंकर विभीषिका। भैरव जो है वो रौद्र रूप को प्रदर्शित करता है, जैसा कि हम भैरव शब्द से पता करते हैं। भैरव का अर्थ क्या होता है? भयानक। भैरव भगवान जो है हमारे भैरू जी, वो भी भयानकता के प्रतीक है, ठीक है ना, यानी वो रौद्र रूप है भगवान का। भैरव विभीषिका यानी भयंकर डर, भयावहता। कहाँ की हमने बात की? कच्छ के भूकंप की हमने बात की। अब बात कर रहे हैं पंचोत्तर यानी 5 ज्यादा, द्विसहस्त्र यानी 2000 में। यानी अब कौन से सन की बात कर रहे हैं? यानी 2000 में जब 5 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 2005। तो यहाँ पे बात हो रही है 2005 सन की। ख्रिस्ताब्दे यानी ईसवीय सने। अपि कश्मीर प्रांते, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर में जा रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर आए भूकंपों की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 2001 के गुजरात के भूकंप की चर्चा की, जिसमें भुज और कच्छ की बात कर ली। अब हम 2005 में आए कश्मीर के भूकंप की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये कहाँ कहाँ आया था? एक तो कश्मीर में आया था और एक पाकिस्तान देशे, और ये पाकिस्तान में भी आया था। च धराया यानी धरती का, महत कंपनम, महत कंपनम यानी महान रूप से कांपना। धरती बहुत महान रूप से कांपने लग जाती है, उसी को तो क्या कहते हैं हम? भूकंप कहते हैं। जातम यानी आया था। यस्मात् कारणात्, जिसके कारण, लक्ष्य परिमिता जना। अब देखिए 2001 के गुजरात के भूकंप के अंदर जो कच्छ और भुज के अंदर आया था, हजारों लोग मारे गए थे, जबकि 2005 के कश्मीर और पाकिस्तान के भूकंप की बात कर रहे हैं तो लक्ष्य का अर्थ होता है लाखों। लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लाखों। परिमिता यानी संख्या में। अब कितने लोगों की जो है मृत्यु हुई है? तो कह रहे हैं लक्ष्य परिमिता, लाखों की संख्या में। जना यानी मनुष्य। अकाल काल कलविता, अकाल काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है मृत्यु। अकाल यानी बिना समय के मृत्यु। मृत्यु होने का भी एक समय होता है। ज्यादातर हमारी उम्र जो होती है निर्धारित होती है। हम ऐसा मानते हैं कि हम जन्म लेंगे, हम बड़े होंगे, हम बूढ़े होंगे और फिर हमारी मृत्यु होगी। लेकिन कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे छोटे जो उम्र के बालक बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु को कहते हैं अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु इस भूकंप में हुई थी लाखों लोगों की 2005 में, जो कश्मीर में और पाकिस्तान में आया था। कवलिता यानी निगल गए। कवलिता का अर्थ क्या होता है? निगल लिया गया, यानी अकाल मृत्यु ने उसे निगल लिया, मृत्यु के मुंह में निगल लिए गए। ठीक है। पृथ्वी यानी पृथ्वी, कस्मात प्रकंपते, पृथ्वी कैसे कांपती है, किस प्रकार से कांपती है। वैज्ञानिका, वैज्ञानिक, इति विषये, इस विषय पर कथयंती बताते हैं, यत की पृथिव्या अंतर्गर्भे, पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, गर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, बहुत डीप के अंदर, विद्यमाना यानी मौजूद हैं, वृहत्य पाषाण शिला, अंदर बहुत बड़े पाषाण यानी पत्थरों की शिलाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है पत्थरों के टुकड़े हैं। यदा, जब, संघर्षण वशात, जब वो आपस में संघर्षित होते हैं, रगड़ते हैं, त्रुट्यंती, तो वो टूट जाते हैं। उस रगड़ के कारण वो जो शिलाएं हैं पृथ्वी के अंदर, बहुत सारे आप एसएसटी के पेपर में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है अलग अलग स्फीयर्स होती है, ठीक है ना, मीजोस्फीयर्स, लिथोस्फीयर्स, ये सब आप पढ़ेंगे एसएसटी के पेपर में। तो वो सारी जो परतें हैं, वो परतें जब पृथ्वी घूमती है तो उनमें घर्षण होता है और उसके कारण वो टूटती है, और उन टूटने के कारण तदा जायते, तब होता है, भीषणम संस्खलनम, भीषण जो है संस्खलनम यानी हलचल मौजूद होती है, उत्पन्न होती है, और उस संस्खलन जन्य कंपंच, और उस हलचल के कारण कंपन उत्पन्न होता है। यानी वैज्ञानिकों ने ये कारण बताया है कि भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो बहुत सारी पाषाण शिलाएं हैं, जब वो आपस में रगड़ के टूटती है तो जो हलचल पैदा होती है, वो हलचल जब पृथ्वी के ऊपरी सतह तक आती है तो कंपन कहलाता है, कंपन पैदा हो जाता है। और तदेव यानी फिर, भयावह कंपनम, ये जो भयंकर कंपन जो होता है, धराया ऊपरी तलम आगत्य, धरती के ऊपरी तल तक आ जाता है, और
महाकंपनम जनयति, और ये जो नीचे से उत्पन्न हुआ कंपन जब धरती के लेवल तक, पृथ्वी तक आ जाता है तो ये बहुत भयंकर रूप ले लेता है और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भूकंप कहते हैं। येन यानी जिससे, महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये बताया है। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। यह कच्छ के भूकंप की भयानक विभीषिका की बात हम कर चुके हैं। 2005 ईस्वी में भी कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में धरती का महाकंपन हुआ था, जिसके कारण लाखों लोग असमय ही मौत की भेंट चढ़ गए थे। धरती कैसे कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब घर्षण यानी रगड़ यानी कंपन के कारण टूटती है, तब भयंकर संस्खलन यानी जो है हलचल और उत्पन्न होती है। इस हलचल से उत्पन्न होने वाला कंपन पैदा होता है। तभी भयंकर कंपन धरती के ऊपरी तल पर आकर महान कपकपी पैदा करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य पैदा होता है। तो चलिए हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भैरव विभीषिका कहते हैं भयानक विपत्ति को। पंचोत्तर यानी 5 अधिक द्विसहस्र यानी 2000 में, तो हमने देखा था 2005 की बात की थी। धराया यानी धरती का, महत्कंपनम यानी महान कंपन, कपकपी, जातम यानी हुआ, लक्ष्य परिमिता यानी लाखों लोग, अकाल काल कवलिता यानी अकाल असमय मौत के मुंह में चले गए, पृथिव्या पृथ्वी के, अंतर्गर्भे अंदर, बृहत्य बड़ी बड़ी, पाषाण शिलाएं पत्थर की शिलाएं, संघर्षण वशात कंपन के कारण त्रुट्यंती टूट जाती है, संस्खलनम यानी परत यानी शरण यानी हलचल, तदैव यानी तभी, भयावह कंपन, जन्यति यानी पैदा करता है, समुत्पद्यते उत्पन्न होता है ऊपरी तल तक। चलिए इस पैराग्राफ में आए संधि विच्छेद देख लेते हैं। पहला शब्द है इयम आसीत, यहाँ पे माँ है और यहाँ पे इयम प्लस आसीत में म हलंत था, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संयोग कहलाएगा। पंचोत्तर, पंच प्लस उत्तर, अ और उ मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण करते हैं, ये गुण संधि का रूप है। महत्कंपनम, यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, आधा ही त था, इधर भी आधा ही है, तो संयोग है। यस्मात् कारणात्, यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, त भी आधा है, क पूरा है, तो सिमिलरली संयोग हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतर्गर्भ, यहाँ विसर्ग है और यहाँ पे र की मात्रा है, तो विसर्ग के स्थान पे र की मात्रा जहाँ प्रयोग में लाई जाती है उसे ऋत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अगला है संस्खलनम, सम प्लस स्खलनम, यहाँ म था और वहां पे अनुस्वार बन गया, अनुस्वार यानी बिंदी, तो ये संधि का नाम ही क्या बन जाता है, अनुस्वार संधि। कंपनम च, यहाँ पे क्या हुआ है कि च वर्ग का अंतिम व्यंजन च, छ, ज, झ और य, ये जो अंतिम व्यंजन है ये च वर्ग का है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जब पीछे वाले वर्ग का अंतिम व्यंजन आगे वाले म के स्थान पर आ जाता है, उसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। अगला शब्द है तदा प्लस एव, तदेव, वृद्धि संधि है, कलंगी वाली मात्रा है। ऊपरी तलम आगत्य, ऊपरी प्लस तलम प्लस अपि प्लस आगत्य, यहाँ क्या हुआ है, अपि प्लस आगत्य अप्यागत्य बनाए, उसमें तो संयोग ही हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ आगे वाले में। तो यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह की बात करते हैं, तो पहला शब्द आया है महाकंपनम और इसका समास विग्रह होगा महान कंपनम। तो कंपन की विशेषता है कि वो बहुत ही महान था, इसीलिए इस संधि का समास का नाम है कर्मधारय समास। सिमिलरली महान विनाश, महाविनाश बनेगा, विनाश की विशेषता है कि वो बहुत महान है। जब भी विशेषण विशेष्य की बात होती है तो उसे समास में कर्मधारय नाम दिया जाता है। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं, तो पहला शब्द है जातम, जिसके अंदर आया है जन जो है धातु है और कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय में तह ता तम जुड़ते हैं क्रमशः, मैंने आपको ऊपर बताया था। आगत्य आ प्लस गम प्लस ल्यप, ल्यप में अंत में य जुड़ता है। समुत्पद्यते सम प्लस उत प्लस पत प्लस ल्यप, यहाँ पे भी य का प्रयोग किया गया है। जायते जन प्लस यत, ठीक है, यहाँ पे जो है यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे जो टॉपिक आया है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड वो अव्यय है। तो अव्यय में पहला शब्द है अपि, अपि का अर्थ होता है भी और इसका वाक्य बनेगा अहम अपि त्वया सह चलिष्यामि। अहम यानी मैं, अपि यानी भी, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ में, चलिष्यामि यानी चलूंगा। दूसरा शब्द है च, जिसका अर्थ होता है और,
कश्मीर प्रांते पाकिस्ताने देशे च धराया महत कंपनम जातम। कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में धरती का क्या हुआ था? महाकंपन हुआ था। यत का अर्थ होता है कि, सर्वे जना कथयंती, ये कथयंती है, कथयंती शब्द है। सर्वे जना कथयंती यत सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही विजय होती है। अगला शब्द है यदा तदा, यानी जब तब। यदा मेघा गर्जंती तदा मयूरा नृत्यंती, जब बादल गरजेंगे तब मयूर यानी मोर नाचेंगे। पर्यायवाची शब्द इसमें कौन से आए हैं? काल कवलिता यानी मृता, पृथ्वी यानी धरा। ये सब करना जरूरी है। परीक्षा में अचानक से काल कलविता का पर्यायवाची पूछ लेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जना का अर्थ होता है मनुष्य, पृथिव्या यानी भूमो, जायते यानी उत्पन्न, भवती यानी उत्पन्न होता है, भीषण यानी भयंकर, ऊपरी यानी उच्चे यानी ऊपर की तरफ, जनयति यानी उत्पन्नम करोति, संस्खलनम विचलनम, संस्खलनम यानी घर्षण होना, रगड़ होना, वैज्ञानिका यानी विज्ञानम जानाति, ये ते जो विज्ञान जानते हैं उसे वैज्ञानिक कहते हैं। विलोम शब्द इस पैराग्राफ में कौन से आए हैं? आसीत का अस्थि ऊपर भी पढ़ चुके हैं। आसीत का अर्थ क्या होता है? था, और अस्थि का अर्थ क्या होता है? धराया का ऑपोजिट वर्ड है गगने। धराया यानी धरती, गगने यानी आकाश। वैज्ञानिका का अवैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं है। अंतः का बही, अंतः यानी अंदर, बही यानी बाहर। वृहत्य यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। त्रुट्यंती यानी टूटता है। संयोजयंती यानी जुड़ता है। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, अधः का मतलब होता है नीचे। आगत्य यानी आकर के, अनागत्य यानी नहीं आकर के। महान यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। पहले और दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि 2001 के गुजरात के भूकंप और 2005 के कश्मीर और पाकिस्तान के भूकंप की बात की गई, और भूकंप कैसे आता है ये भी बताया गया। अब ये बता रहे हैं कि ज्वालामुख पर्वतानाम, यानी ज्वालामुखी वाले पर्वत, ऐसे पर्वत होते हैं कुछ जिनके ऊपर ज्वालामुखी धधकता रहता है, वो कभी भी फट सकता है। ऐसे विस्फोटेर अपि, अगर उसमें विस्फोट होता है, ज्वालामुखी अगर इरप्ट करता है, लावा अगर बाहर निकलता है, बहता है, तो भी भूकंपो जायते, भूकंप आ जाता है। पहला कारण वैज्ञानिकों ने बताया था कि धरती के नीचे जो परतें हैं वो परतें आपस में रगड़ती है, और रगड़ने के कारण जो घर्षण होता है उससे भूकंप आता है। दूसरा रीजन बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत के अंदर से ज्वालामुखी का विस्फोट होने से भूकंप आता है। इति कथयंती भूकंप विशेषज्ञ, ये कौन बता रहे हैं? ये कह रहे हैं भूकंप विशेषज्ञ, यानी भूकंप विशेषज्ञ भी होते हैं जो भूकंप पर अध्ययन करते हैं, वो उन्होंने ये बताया है। पृथिव्या गर्भे, यानी पृथ्वी के गर्भ में यानी अंदर में, विद्यमानो यानी मौजूद, अग्निर्यदा, अग्नि अगर पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है, ये आपको पता होगा। पृथ्वी के गर्भ में क्या है? अग्नि है, अंदर धरती के अंदर ही अंदर अग्नि है। जब वो, तभी तो ज्वालामुखी निकलता है। जब वो खनिज यानी मिनरल्स, मृतिका यानी मिट्टी, शिलादि यानी पत्थर आदि, संचय कथवती यानी इन सब को उबालती है, तदा यानी तब, तत्सर्वमेव इन सब से ही लावा रसम उपेत्य, लावा रस उत्पन्न होता है। धरती के अंदर, गर्भ के अंदर जो अग्नि है उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े और खनिज आदि मिल जाते हैं, और इसी से लावा रस होता है। उपेत्य यानी ऊपर अगर आ जाता है, ये लावा, ज्वालामुखी के अंदर जो आग वाला जो मटेरियल होता है उसे लावा कहते हैं। और जब ये लावा रस ऊपर आ जाता है तो दुर्वार गत्या, बहुत ही तेजी से, दुर्वार यानी बहुत तेजी से, धरा यानी धरती को, पर्वतम यानी या पर्वत को, विदार यानी फाड़ करके, इतना गर्म होता है वो लावा, इतना गर्म होता है कि वो जिस जगह से प्रवाहित होता है उस जगह से उसके बीच में आने वाले पर्वत, उसके बीच में आने वाली धरती को ये फाड़ता हुआ यानी दो टुकड़ों में करता हुआ बही निष्क्रमाती, उस पर्वत से निकल जाता है। और धूम भस्माव्रतम, कहते हैं कि धुएं से और उसकी भस्म से। धूम यानी धुआं, धूम का अर्थ क्या होता है हिंदी में? धुआं। और भस्म, भस्म यानी राख। इतना गर्म होता है कि उससे जो धुआं निकलता है और जो राख बनती है उससे आवृतम यानी उस धुएं से पूरा ढक जाता है, जायते यानी हो जाता है। तदा गगनम,
जब ये लावा रस निकलता है तो इसमें इतनी गर्मी होती है कि इसके धुएं से और इसकी राख से पूरा आकाश भी ढक जाता है। और अगर बात करें कि सेल्सियस तापमात्राया, इसको नापने की बात करें, मेजरमेंट की बात करें कि ये लावा की कितनी गर्मी होती है, कितने डिग्री गर्म होता है, तो अगर सेल्सियस की बात करें तो ये कह रहे हैं अष्ट शतांक उपाम गत्य। अष्ट शतांक, अष्ट यानी 8, शतांक यानी 100, 800 डिग्री सेल्सियस कितना होता है गर्मी? 800 डिग्री, 800 डिग्री सेल्सियस तक इस लावा की गर्मी होती है। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जब 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर जाता है तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए इस लावा का टेम्परेचर कितना होता होगा। ये ऐसा 800 डिग्री का लावा रसो यदा, यानी जब नदी वेगेन प्रवहती, और ये कैसे प्रवाहित हो रहा है? नदी के वेग से, ज्वालामुखी पर्वत से निकल करके जब ये बहा और नदी के वेग से प्रवाहित हुआ, तदा यानी तब पार्श्वस्था यानी पार्श्व यानी पास में स्थित, ग्रामा यानी गांव, जिस जगह से ये गुजर रहा है उसके आसपास के जो गांव हैं, और नगराणी यानी जो शहर हैं, वा तदुदरे क्षणेनेव समाविशन्ति, इसमें इतनी गर्मी होती है कि आसपास के गांवों को खाली करा दिया जाता है। ज्वालामुखी जिस जगह से फटने वाला होता है, वैज्ञानिक और सरकार ये चेतावनी देकर उन गांवों और शहरों को खाली करा देती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्योंकि अगर वहां रहेंगे तो क्षणेनेव, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में वहां के जो घर हैं वो जल जाएंगे, वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और निहन्यन्ते, मर जाएंगे, च विवशा प्राणिनः, विवश प्राणी। हम अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत बड़े आविष्कार कर लिए, मोबाइल बना दिया, गाड़ी बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, लेकिन प्रकृति के सामने हम एक छोटी चींटी के समान हैं। हम निहत्ते हैं, इतने निहत्ते हैं कि प्रकृति जब चाहे हमारे जीवन से खिलवाड़ कर सकती है। इसीलिए हमें प्रकृति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ज्वालाम उदगिरंत एते पर्वता, ज्वाला उगलने वाले ये जो पर्वत हैं, अपि भीषणम भूकंपम जनयति, ये ज्वालामुखी जब निकलता है तो इन पर्वतों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। तो भूकंप कैसे कैसे उत्पन्न होता है ये हमने देखा। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गर्भ में स्थित आग जब खनिज, मिट्टी, शिला आदि को उबालती है, वह सब अंगारों का रूप धारण करके तेज गति से धरती अथवा पहाड़ को फोड़कर बाहर निकलते हैं, तब आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस की गर्मी की मात्रा 800 अंकों यानी 800 डिग्री सेल्सियस को प्राप्त यह लावा जब नदी की गति से बहता है, तब पास में स्थित गांव या शहर क्षण भर में ही उसके पेट में समा जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, और विवश बेचारे प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाओं को उगलते हुए ये पहाड़ भी भयानक भूकंप को पैदा करते हैं। तो हमने देखा कि भूकंप कैसे पैदा होता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्वालामुख पर्वता नाम यानी ज्वालामुखी पर्वतों के जायते यानी उत्पन्न होता है, गर्भ यानी अंदर, विद्यमान यानी स्थित, खनिज मृतिका शिलादि यानी खनिज पदार्थ, मिट्टी और शिला यानी पत्थर की चट्टाने, संचयम यानी संचय को, कथवती यानी तपाती है, तपाने को संस्कृत में क्वथयति कहते हैं। लावा रस्ताम यानी अंगारों के रूप को, उपेत्य यानी धारण करके, दुर्वार गत्या यानी तेज गति से, विदार्य यानी फोड़कर, धूम भस्मावृतम यानी धुएं और राख से ढका, मात्राया यानी मात्रा से, अष्ट शतांगताम 800 की संख्या को, उपगतः यानी प्राप्त, नदी वेगेन यानी नदी की तेज गति से, पार्श्वस्थित ग्रामा पास में स्थित गांवों, तदुदरे उसके पेटे में, पेटा यानी एरिया, उसके इलाके में अगर आते हैं, निहयंते मारे जाते हैं, ज्वालाम उगिरंतः ज्वालाओं को उगलते हुए। पैराग्राफ में संधि विच्छेद देख लेते हैं। पहला शब्द है विस्फोटे रपि। यहां देखिए विसर्ग है, विस्फोटे प्लस अपि संधि विच्छेद होगा और विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। तो हम जानते हैं कि विसर्ग के स्थान पे र आने पर संधि का नाम डालना पड़ता है, रूत्व विसर्ग संधि। आगे देखेंगे विद्यमानो अग्निर यदा, तो विद्यमानः प्लस अग्नि प्लस यदा। तो यहां देखिए विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा है, तो पहले आ गई उत्व विसर्ग संधि।
जब भी विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया जाएगा उत विसर्ग संधि कहलाएगी। और यहाँ सेकंड विसर्ग जो है उसके स्थान पे र की मात्रा बनी है तो इसका नाम डाला जाएगा रूतो विसर्ग संधि। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द के अंदर दो दो संधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं में से एक उदाहरण ये है। अगला है शिलादि संचय, शिला प्लस आदि, तो शिलादि बन गया और दीर्घ संधि बन गया। तत्सर्वमेव, तत् प्लस सर्वम प्लस एव, कुछ नहीं हुआ है, सारे हलंत व्यंजनों को जोड़ दिया है और संयोग बन गया है। हलंत तो समझते हैं ना हम लोग, म के नीचे जैसा ये टेढ़ी लकीर होती है इसे हलंत कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि म आधा है, म के अंदर कोई स्वर मौजूद नहीं है। बहिर्निष्क्रामति, यहाँ विसर्ग था और यहाँ र की मात्रा थी, तो देखिए ऋतु विसर्ग संधि बन गई। अष्ट शतांकम उपगतो अयम, तो यहाँ उपगतः और यहाँ उपगतो, यहाँ विसर्ग के स्थान पे ओ बनने के कारण नाम क्या डाला जाएगा? ऊतो विसर्ग संधि। आगे देखते हैं पार्श्वस्थ गामा, पार्श्वस्थ गामा में कुछ भी नहीं हुआ है, संयोग हुआ है। तदुदरे, तत् प्लस उदरे, तत् त के स्थान पे द का प्रयोग किया गया है, जशत्व संधि कहलाता है। शणेन प्लस एव शणेनेव, डबल कलंगी वृद्धि संधि कहलाती है। ज्वालाम उद्गिरंतः, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, म और उ मिलकर मुंह बन गया है, संयोग हो गया है। समास विग्रह कौन से आए हैं पैराग्राफ में? पहला आया है भूकंप विशेषज्ञ, भुवः कंपन रहस्यस्यम ये जाति। भूकंप विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो भुव यानी धरती के भूकंप के कंपन के विषय का रहस्य जानते हैं। उन रहस्य को जानने वाले कौन है? विशेष रूप से वैज्ञानिक हैं, उन्हें भूकंप वैज्ञानिक कहते हैं और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है पृथिव्याः गर्भः, यानी पृथ्वी के गर्भ में। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाने के कारण इस समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो पहला शब्द देखते हैं, यहाँ आया है उपेत्य, और उपेत्य के अंदर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और ल्यप प्रत्यय में से अंत में य जुड़ता है। तो उप प्लस ई प्लस ल्यप, आगत्य आ प्लस गम प्लस ल्यप, विदार्य वी प्लस द्रि प्लस ल्यप, और उद्गिरंतः उत प्लस गिर प्लस क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि में से जुड़ता है अन या अंति या अत, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग यहाँ अंतः ये पहला शब्द जुड़ा है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द इस पैराग्राफ में कौन से आए हैं? भूकंप विशेषज्ञ, भुवः कंपन रहस्यस्य ज्ञातारः, यानी धरती के कंपन के रहस्य को जानने वाले। दूसरा है खनिजम, उत्खननात् प्राप्त द्रव्यम। खनिज किसे कहते हैं? खोदने से जो चीज निकलती है उसे खनिज कहते हैं। खन धातु, खनन करने से जुड़ा हुआ है। अगला है क्वथयति, उत्तप्तम करोति, उबलने का जो मतलब उबलने का जो होता है ना डिग्री, उसे क्वथनांक कहते हैं। विदार्य, विदारणम कृत्वा यानी भित्वा यानी तोड़कर यानी फाड़कर। पार्श्वस्थ ग्रामा यानी निकट स्थित ग्राम, समीपस्थ ग्राम। उदरे यानी कुक्षो यानी पेट में यानी उदर में। समाविशंति यानी अंतः गच्छन्ति यानी समाहित हो जाते हैं। उद्गिरंतः प्रकटयंतः, प्रकटित होने को उद्गिरंतः कहते हैं संस्कृत में। पर्वतानाम शैलानाम, पर्वत को शैल भी कहते हैं। भूकंप पृथिव्या कंपन, पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। निहन्यन्ते यानी म्रियन्ते यानी मर जाते हैं। विलोम शब्द कौन से आए हैं इस पैराग्राफ में? बहि यानी बाहर, अंतः यानी अंदर। क्षणेनेव यानी एक ही क्षण में। सुचिरेणेव यानी बहुत लंबे समय से। ठीक है, ग्रामम यानी गांव, नगरम यानी नगर। अग्नि और जल तो हमें पता ही है, अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। कंपन यानी कांपना, और उसका विलोम शब्द होता है स्थिर यानी स्थिर रहना। सर्वम एव एकमेव, सर्वम एव यानी सभी को, एकमेव यानी सिर्फ एक को। निहयन्ते यानी मर जाना, और जन्यन्ते यानी जन्म लेना। चलिए फोर्थ पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। अब हमने देखा कि भूकंप कैसे कैसे उत्पन्न हो सकता है। आगे हमें बताते हैं यद्यपि हालांकि देव प्रकोपो, ये तो एक भाग्य का प्रकोप है। क्या नाम दिया इसे?
भूकंपो नाम, ये प्राकृतिक प्रकोप है, प्रकृति का एक गुस्सा है जिसका नाम दिया गया है भूकंप। तस्योपशमनस्य, तस्य यानी उसको, उपशमनस्य यानी शांत करने का, उसको शांत करने का। उपशमन का अर्थ क्या होता है? शांत करने का। तस्य यानी उसको, उसको किसको? पूरे चैप्टर में हमने भूकंप की बात की, तो ये भूकंप को शांत करने की बात कर रहे हैं। न को अपि, नहीं है कोई भी, स्थिरोपायो यानी स्थिर उपाय, इस भूकंप को रोकने का, इसे शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। दृश्यते यानी दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के सामने आज भी। अद्यापि शब्द के अंदर दो शब्द आए हैं, अद्य प्लस अपि। अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान गर्वितो यानी विज्ञान के गर्व से बड़ा हुआ, अपने आप को समझता है कि मैंने साइंस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। मनुष्य सोचता है कि मेरे जैसा बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये विज्ञान के गर्व से भरा हुआ मानव यानी मनुष्य, वामन कल्प, वामन किसे कहते हैं? वामन यानी बौना, वामन यानी बौना, बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। विज्ञान के गर्व से भरा हुआ मनुष्य प्रकृति के सामने बहुत छोटा है। एव ही तथापि, क्योंकि भूकंप रहस्यज्ञा, अब हमने बात कर ली भूकंप रहस्यज्ञा किसे कहते हैं, ऊपर पढ़ा था कि भूकंप के रहस्य को बताने वाले। तो भूकंप के यानी भूकंप साइंटिस्ट जो होते हैं वो कथ्यंती यानी कहते हैं, यत यानी कि बहुभूमिक भवन निर्माणम, बहुभूमिक यानी बहुमंजिला, भवन यानी बिल्डिंग्स, निर्माणम यानी निर्माण, न नहीं करणीयम करना चाहिए। यानी साइंटिस्ट हमें पहले चेतावनी दे रहे हैं कि हमें बहुत मंजिलों की इमारतें नहीं बनानी चाहिए। और तटबंधनम, तट यानी जो समुद्र का किनारा है उसे तट कहते हैं, उसको बांधना नहीं चाहिए, उसको निर्माण करके वृहन्मानम नदी जलम अपि नेकस्मिन स्थले पुंजीकरणीयम, वृहन्मानम उसे नहीं बांधना चाहिए। जो समुद्र का जो जल है, हम समुद्र के किनारे बीच पे घर बना रहे हैं, बीच पे होटल बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? समुद्र को पीछे खिसकना पड़ रहा है। फिर समुद्र जब गुस्से में आएगा तो वो सारी बिल्डिंगों को ले डूबेगा। इसीलिए जो है बीच के पास में तट को बांधना नहीं चाहिए, समुद्र को अपना स्थान लेने देना चाहिए। और नदी के जल को भी आगे हमें क्या बताते हैं? नदी जलम अपि, नदी के जल को भी नेकस्मिन एक स्थान पर पुंजीकरणीयम नहीं इकट्ठा करना चाहिए। यानी नदी का जल हम एक स्थान पे कहाँ इकट्ठा करते हैं? हम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, हम जगह जगह पर बेफिजूल में स्विमिंग पूल बनाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पानी का जल जो है इसे प्रवाहित होने देना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। अन्यथा नहीं तो असंतुलन वशाद, असंतुलन हो जाएगा धरती पे। क्या हो जाएगा? हम जगह जगह पे बाढ़ डालेंगे, बहुमंजिला इमारतें बिल्डिंग्स बनाएंगे, बांध लगाएंगे, जगह जगह पर असंतुलन पैदा हो जाएगा और भूकंप संभवती, इसी से भूकंप आने की संभावना बढ़ेगी। भूकंप विशेषज्ञ बताते हैं वस्तुतः हालांकि शांतानि एव पंच तत्वानि, शांतानि यानी शांत रूप से ही, पंच तत्वानि, पंच तत्वानि हमें जानते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी क्षिति यानी जल यानी पावक यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति यानी धरती, जल यानी जल, पावक यानी अग्नि, समीर यानी वायु और गगन यानी आकाश। यानी ये पांच तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रकृति बनती है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। ये भूतलस्य यानी इस धरती की योग क्षेमाभ्याम यानी कल्याण की कामना, कल्पन्त यानी करते हैं। इन पांचों से मिलकर के ही हमारी दुनिया बनी हुई है और इन पांचों के कारण ही हम जीवित हैं। तो ये जो है शांत रूप में रहते हैं, हमारे लिए बहुत ही सुखद होते हैं। अशांतानि, जब ये अशांत हो जाते हैं, जब ये क्या हो जाते हैं? अशांत हो जाते हैं। खलु यानी निश्चित रूप से, तान्येव यानी वहां पर, महाविनाशम महाप्रलय
उपस्थापयन्ति, उपस्थित कर देते हैं। जब ये शांत रहते हैं तो जीवन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इनके अशांत होने पर जीवन पूरी तरीके से असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें। देख लेते हैं हम इसका हिंदी अनुवाद। जबकि भूकंप दैवीय प्राकृतिक प्रकोप माना गया है, अतः उसके निराकरण यानी शांति का कोई स्थिर कारगर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान के ज्ञान से घमंडी मनुष्य बौने की तरह है। हम सोच रहे हैं कि हमने बड़े आविष्कार कर लिए, लेकिन नहीं, प्रकृति बहुत बड़ी है। तो भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बहुमंजिले भवन नहीं बनाने चाहिए, बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदी के जल को भी एक स्थान पर नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप संभव है। वास्तव में शांत पांचों ही तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश धरती के योगक्षेम यानी के लिए समर्थ कहलाते हैं, धरती के कल्याण के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। निश्चय रूप से अशांत रूप से ये महाविनाश को पैदा करते हैं। तो हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी, वरना प्रकृति भी हमें छोड़ने वाली नहीं है। शब्दार्थ देख लेते हैं। यद्यपि यानी जबकि, देवः यानी प्राकृतिक देवीय, प्रकोप यानी क्रोध या मुसीबत, उपशमनस्य यानी शांत करने का स्थिर उपाय यानी कारगर उपाय, विज्ञान गर्वित विज्ञान के ज्ञान से घमंडी, वामन कल्प बौने की तरह, बहुभूमिक भवन निर्माण यानी बहुमंजिले भवन के निर्माण, तटबंधनम यानी बांध को निर्माय बनाकर, वृहन मात्राम बड़ी मात्रा में, असंतुलवशात असंतुलन के कारण, शांतानि यानी शांत, वस्तुतः वास्तव में, भूतलस्य यानी धरती के कल्पनते समर्थ, अशांतानि यानी अशांत, महाविनाशम महाविनाश को उपास्थापयन्ति पैदा करते हैं, तान्येव वे ही। संधि विच्छेद देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या आए हैं। पहला शब्द है यद्यपि, जो बहुत ही फेमस शब्द है, संस्कृत के पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। यदि प्लस अपि यण संधि का उदाहरण है। तस्योपशमनस्य, तस्य प्लस उपशमनस्य, अ और उ मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण कर रहे हैं और ये गुण संधि का उदाहरण है। को प्लस अपि, यहाँ विसर्ग के स्थान पे ओ बन रहा है तो उत्व विसर्ग संधि। स्थिरोपाय, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे ओ बन रहा है, स्थिरः प्लस उपायः, यहाँ पे भी उत्व विसर्ग संधि है। समक्षम अद्यापि, यहाँ म था और यहाँ अ था, मिलकर के म बन गया। यहाँ अ था और यहाँ अ था, आ बन गया। तो पहले स्थान पे संयोग हुआ है और दूसरे स्थान पे दीर्घ संधि हुई है। वृहन मात्रम, वृहत प्लस मात्रम, यहाँ पे त वर्ग के अंतिम अक्षर का प्रयोग किया गया है। त, थ, द, ध और न, ये त वर्ग का अंतिम अक्षर है और यहाँ संधि में वो बन गया है। अनुनासिक संधि होती है जहाँ 2 पांचवें व्यंजन आते हैं। नदी जलम प्लस अपि, नदी प्लस जलम प्लस अपि कुछ नहीं हुआ है, जोड़ के लिख दिया है, संयोग कहलाएगा। नैकस्मिन, न प्लस एकस्मिन, कलंगी वाली मात्रा वृद्धि संधि कहलाती है। यहाँ भूकंप संभवती, विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग होने के कारण सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है। तान्येव, तानी प्लस एव, ई के स्थान पे य का प्रयोग होने के कारण यन संधि प्रयोग किया गया है। समास विग्रह देख लेते हैं। पहला शब्द है योगक्षेमाभ्याम। योगक्षेम किसे कहते हैं? अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त करना योग कहलाता है। योग किसे कहते हैं? जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, और प्राप्त करे हुए की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। कि हम तुम्हारे योग क्षेम की कामना करते हैं, यानी जो तुम चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त हो और प्राप्त होने के बाद में वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहे, इसे योग क्षेम कहते हैं। क्योंकि विशेष चीज की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास है। अगला है महान विनाशम, जिसे महाविनाश कहते हैं। विनाश की विशेषता है कि वो बहुत ही बड़ा है विनाश, महाविनाश कहलाता है। कर्मधारय समास। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं? पहला शब्द है करणीयम, अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नियम, अनियर दिख रहा होगा आपको। निर्माय, नी प्लस मृ प्लस ल्यप। पर्यायवाची शब्दों की बात करें, उपशमनस्य पहला शब्द है जिसका अर्थ होता है शांत। मानव, जिसे नर भी कहते हैं। न करणीयम, अकरणीयम, जो करने योग्य नहीं है और इसे अकरणीयम भी कहते हैं। स्थल यानी धरती यानी थल, ठीक है।
वामन कल्प यानी वामन सदृश, जिसका अर्थ मैंने आपको अभी बताया था, जिसका अर्थ क्या होता है, बौना। निर्माय यानी निर्माणम कृत्वा यानी निर्माण करके। पुंजीकरणीयम इकट्ठा करना, संग्रहित करना। समक्षम यानी अग्रे या पुरतः यानी आगे की तरफ। वस्तुतः यथार्थ हालांकि। आगे विलोम शब्द कौन से आए हैं देख लेते हैं। स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर, जल का होता है अग्नि, संभवती का असंभवती, उपाय का अनुपाय, स्थल का जल, अशांतानी का शांतानी, करणीयम का उपकरणीयम और असंतुलन का संतुलन। देखिए इस प्रकार से हमने पाठ को पूरा कर लिया है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं के साथ में छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति बिगड़ जाएगी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमें प्रकृति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और भूकंप आने के समय पर हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, कोई खुले स्थान पर जाना चाहिए जिससे हम अपनी जान बचा सकें। ठीक है, चलिए हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहले प्रश्न जो है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी वन वर्ड आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। ऐसा क्या हुआ था गुजरात के अंदर जिससे वहां विनाश के बाद में बचे हुए टुकड़े बचे थे। ऐसा क्या हुआ था, वहां कौन सी आपदा आई थी? तो आंसर होगा भूकंपस्य। क्या आया था गुजरात में? भूकंप आया था, तो भूकंप के टुकड़े बचे थे वहां। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, यानी कैसे भवन धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कौन से मंजिल के भवन? बहुभूमिकानी, यानी बहुमंजिला भवन। तीसरा प्रश्न है दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। दुर्वार जलधारा भी यानी बहुत ही तेज गति से जो जल प्रवाहित बाहर की तरफ उछल के निकल रहा था, वो कैसा दृश्य उपस्थित करता है? तो कह रहे हैं महाप्लावन दृश्यम, यानी महाप्रलय का दृश्य उपस्थित करता है। चौथा प्रश्न है कस्य यानी किसके, उपशमनस्य यानी शांति का, स्थिरोपाय यानी स्थिर उपाय, नास्ति यानी नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको रोकने का कोई उपाय नहीं है? तो वो है देव प्रकोपो या भूकंपो। भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ एक ऐसे काम कर सकते हैं जिससे भूकंप न आए हुए भूकंप को हम नहीं रोक सकते। आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कीदृशा प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। किस प्रकार के प्राणी भूकंप में मारे जाते हैं? तो उत्तर होगा विवशा। कौन से प्राणी मारे जाते हैं? विवश प्राणी मारे जाते हैं। विवश प्राणी, विविशा लिखा हुआ था, जबकि यहां शब्द है विवशः। ठीक है, विवश यानी निहत्थे प्राणी मारे जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। यहाँ पे भी उत्तर संस्कृत में ही देने हैं, लेकिन ऊपर वाले प्रश्न एक पदेन थे, वन वर्ड आंसर था। यहाँ पे उत्तर पूरी लाइन में हमें देना है। पहला प्रश्न हम देखते हैं समस्त राष्ट्रम, पूरा देश, कीदृशे उल्लासे, कैसे उत्सव को मनाने में मग्नम आसीत, मग्न हुआ था। चैप्टर के शुरू में हमने देखा था कि पूरा देश मना रहा था क्या? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा था। तो समस्त राष्ट्र में क्या चल रहा था? नृत्य, गीत, वाद्य यंत्राणाम, नृत्य चल रहे थे, गीत चल रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे, और उल्लासे मग्नम आसीत, और इस त्योहार को मनाने में पूरा देश डूबा हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। दूसरा प्रश्न है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदः आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद यानी शहर था? मैंने आपको बताया था जनपद का अर्थ क्या होता है? शहर। कौन सा ऐसा शहर था जो भूकंप का केंद्र था? तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसीत, कच्छ जनपद था। कच्छ के साथ में और कौन था? भुज। कच्छ और भुज जो दोनों थे वो भूकंप के केंद्र थे। पृथिव्या संस्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के
कंपन से क्या होता है? तो पृथिव्या संस्खलनात् महाविनाश दृश्यम जायते, महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। जब पृथ्वी कांपने लग जाती है तो महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समग्रम विश्वम, पूरे विश्व में के आतंकिता दृश्यते, कौन डरे हुए दिखाई देते हैं? तो समग्र विश्व, पूरा विश्व, प्राकृतिक आपदा भी आतंकित दृश्यते, पूरा विश्व किससे डरता है? प्राकृतिक आपदा से डरता है। प्राकृतिक आपदा जिसको कोई रोक नहीं सकता, आने के बाद में हमें उसको भुगतना ही पड़ता है। अचानक से भूकंप आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा विश्व डरता है कि भूकंप ना आए, आंधी ना आए, तूफान ना आए, तो पूरा विश्व इससे डरता है। अगला प्रश्न है केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, किसके विस्फोट के कारण भूकंप उत्पन्न होता है? तो हमने पढ़ा था कि ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटेरपि, ज्वालामुखी पर्वतों के अंदर से क्या निकल जाए? अगर लावा निकल जाए तो क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमारे सामने उत्तर दिए हैं, हमें प्रश्न बनाने हैं। भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि भूकंप विभीषिका, भूकंप की जो ये भयावहता है, जो डिजास्टर है, कच्छ जनपद को उसने टूटे हुए टुकड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो किसमें परिवर्तित कर दिया? केशु, ध्वंसावशेषु के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द क्या लगेगा? केशु। बाकी आगे और पीछे वाले शब्द वही रहेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है, जिससे पता चले कि हमने प्रश्न का निर्माण कर दिया है। तो उत्तर होगा यानी प्रश्न बनेगा भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम, ध्वंसावशेषु के स्थान पे केशु और परिवर्तितवती और क्वेश्चन मार्क। दूसरा है वैज्ञानिका कथ्यंती, अंडरलाइन वाले वर्ड की जगह पे ही प्रश्नवाचक शब्द का निर्माण करना है। तो यहां दिया गया है वैज्ञानिका कथ्यंती, वैज्ञानिक कहते हैं यत पृथिव्या अंतर्गर्भ, की पृथ्वी के गर्भ में पाषाण शिलानाम, पत्थरों के जो शिलाएं हैं, संघर्षेण, उनके संघर्ष के कारण कंपनम जायते, कंपन उत्पन्न होता है। तो कौन कहते हैं? तो उत्तर होगा ये प्रश्न बनेगा के कथ्यंती। बाकी लाइन एज इट इज है, यत पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षेण कंपनम जायते। तीसरा जो है वो ये है कि विवशा प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहयन्ते, विवश प्राणी, लाचार इंसान आकाश में, ठीक है ना, पिपीलिका इव निहयन्ते, चींटी के समान आकाश में देखते हैं। जब ऐसी विपदाएं आती है तो कहाँ देखते हैं? आकाशे के स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो कुत्र है। बाकी आगे पीछे एज इट इज लिखते क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हमें करना है। अगला प्रश्न है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, एतादृशी भयावह घटना, इस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में भी हुई थी। तो कीदृशी भयावह घटना, एतादृशी के स्थान पे आएगा कीदृशी। अगला है तद इदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, अब हमें भूकंप का विचार करना चाहिए। तो तद इदानीम किम, भूकंप कारणम के स्थान पे आएगा किम विचारणीय तिष्ठन्ति, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि भूकंप विषय पंचवाक्यम अनुच्छेदम लिखत, भूकंप के बारे में 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो पहली लाइन बनेगी भूकंप धराया विनाश लीला, लीला है ये, भूकंप धरती की विनाश लीला होती है, ठीक है। यदा धराया अंतः, यानी जब धरती के अंदर स्थितासु शिलासु, स्थित रहने वाली शिलाओं में संघर्षणम भवति, संघर्षण होता है, तदा भूकंपः जायते, तब भूकंप उत्पन्न होता है। तीसरी लाइन है भूकंपेन, भूकंपेन अपरिमिता लावारह, भूकंप के कारण असीमित लावा रस धरातलात निर्गत्य, धरातल से निकलकर नदी वेगेन प्रवहन्तः, नदी के वेग से प्रवाहित होता है। ग्रामेषु नगरेषु, गांवों में और नगरों में महाविनाशम कुर्वन्ति, और महाविनाश उत्पन्न करता है।
अतः अस्माभिः प्रकृति विरुद्धानि कार्याणि न करणीयानि। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करने चाहिए। हमें प्रकृति को समझना चाहिए, तब प्रकृति हमारा भी ख्याल रखेगी। बहुभूमिक भवन निर्माणम नदी तट बंधन वृक्षाणाम कर्तनाम न करणीयम। तो हमें क्या क्या नहीं करना? बहुमंजिला भूमिक इमारतें नहीं बनानी, नदी के तटों को नहीं बांधना, बांध नहीं बनाने, और वृक्षाणाम कर्तनम पेड़ों को भी हमें नहीं काटना है। ये 5 लाइनें हैं। इसके अलावा आप अपने मन से भी 5 लाइनें, इजी लाइनें भी बना सकते हैं। 5वां प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसार परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो धातु रूप दिए हुए हैं, लकार दिए हुए हैं, उनका सही रूप हमें रिक्त स्थान में भरना है। चलिए, पहला है समग्रम भारते उल्लासे मग्नः। अस का लट लकार में क्या हो जाएगा? अस्ति। पूरा भारत उल्लास में मग्न है। ठीक है ना। फिर यहाँ कह रहे हैं भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम क्री प्लस कत्वतु प्लस गृत कत्व गिप। तो यहाँ पे आएगा कृतवती, यानी भूकंप ने कच्छ जनपद को विनाश कर दिया। तीसरा है क्षणेनेव प्राणिनः ग्रह विहीना अभवन। भू लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा अभवन। कुछ ही क्षणों में लोग घरों से रहित हो गए, क्योंकि उनके सारे घर टूट फूट गए। शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम। भू का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा भवंती। भवती भवतः भवंती। तो जब ये शांत रूप में होते हैं पांचों तत्व, तो ये योग और क्षेम की कामना करते हैं। अगला है मानवः। इसमें आएगा पृच्छ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। यहाँ आएगा पृच्छन्ति। तो मानवः पृच्छन्ति, मनुष्य पूछते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा, कि बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करें या ना करें। और नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे सम आविश, यानी समाविशेयु विधिलिंग प्रथम बहुवचन लिखना है। तो यहाँ आएगा समाविशेयु। ठीक है। तो नदी वेगेन, नदी के वेग से ग्राम उसके उदर में समा जाते हैं। कौन सी नदी? लावा रस की नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न, संधि या संधि विच्छेद हमें करने हैं और इसके अंदर 2 पार्ट किए गए हैं। पहला है पर सवर्ण संधि का। तो देखिए, पर सवर्ण संधि के अंदर सबसे इजी बात होती है कि प्लस से पहले हमें हमेशा म का प्रयोग करना है। तो यहाँ प्लस से पहले क्या बना देंगे? की तो लिखना ही है, उसके साथ में म लग जाएगा। किम प्लस च नगरंतु। और जब शब्द बनता है पर सवर्ण का अर्थ क्या है? पीछे वाले व्यंजन का 5वां। तो पीछे कौन सा व्यंजन है? त, थ, द, ध और न। इस वर्ग का 5वां अक्षर न है, तो इस म के स्थान पे न लिखना है। यहां पे बनेगा नगरंतु। ठीक है। विपन्नंच कुछ भी नहीं है, सिंपल है। विपन्नम प्लस च। किम प्लस नु। तो पीछे वाले वर्ग का 5वां क्या बनेगा? पीछे वाला वैसे भी 5वां ही है अपने वर्ग का, तो किन्नु बनेगा। भुज नगरंतु, तो भुज नगरम, भुज नगरम प्लस तू। ठीक है। और संचय का बनेगा संचय। पीछे वाले वर्ग का 5वां, तो च वर्ग का 5वां होता है च, छ, ज, झ और य। तो ये च वर्ग का 5वां अक्षर हमने यहाँ पे लिख दिया है। पर सवर्ण संधि के अनुसार हमने कर लिए। अगला हमें कह रहा है विसर्ग संधि के नियमानुसार काम करें। तो विसर्ग संधि के नियमानुसार देखिए, जहां पे भी बीच में आधा स दिखाई देता है उसके स्थान पे हमें विसर्ग का प्रयोग करना है। तो यहाँ बनेगा शिश्वः प्लस तू। विस्फोटे रपि का बनेगा, यहाँ पे विसर्ग है और अ है पीछे, तो यहाँ पे र बन जाएगा और शब्द बनेगा विस्फोटे रपि। अगला है सहस्त्रो अन्ये, तो सहस्त्रः, सहस्त्रशः प्लस अन्ये। विचित्रो अयम, तो विचित्रः प्लस अयम। भूकंप जायते, यहां लिख देती हूं भूकंपो जायते।
वामन कल्प एव तो कुछ भी नहीं है, वामन कल्पः, वामन कल्पः विसर्ग लोप हो गया है, प्लस एव। तो ये संधियां हमारे कोर्स में है सारी, हम अलग से पढ़ लेंगे। 7वां प्रश्न हम देखते हैं, विलोम शब्दों को आपस में मिलान करना है, क और ख में लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है संपन्नम, तो संपन्नम का विलोम शब्द क्या होता है, विपन्नम, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ध्वस्त भवनेषु यानी टूटे फूटे भवन, और इसका विलोम शब्द होगा नवनिर्मित भवनेषु यानी नए बने हुए भवन। निस्सरंती भी यानी निकलती हुई, इसका विलोम शब्द होगा प्रविशंति भी, प्रवेश करती हुई। निर्माय यानी निर्माण करके, और विलोम शब्द होगा विनाश्य यानी विनाश करके। क्षणेनेव यानी कुछ क्षण में ही, और इसका विलोम शब्द होगा सुचिरणेव यानी बहुत लंबे समय के लिए। 7वें का आ जो है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हमें समानार्थक शब्दों को यानी पर्यायवाची शब्दों को आपस में मिलान करना है। पर्याकुलम यानी व्याकुलम, हम ऊपर पढ़ चुके हैं सारे विलोम शब्द। विशीर्णा यानी नष्टा, नष्ट को विशीर्ण कहते हैं। उद्गिरंतः यानी प्रकटयंतः, जो निकलना होता है उसे उद्गिरंत प्रकटयंत कहते हैं। विदार्य यानी संत्रोट्य यानी तोड़कर, और प्रकुपिताम का क्रोध युक्तम होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने समानार्थक शब्दों का मिलान कर लिया है। अगला है उदाहरणम अनुसार प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय भी हमने ऊपर किए थे, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला है धृतवान, इसके अंदर कत्वतु आएगा, द्रि प्लस कत्वतु। दूसरा है हसन, हस प्लस क्षत्रि आएगा। विशीर्णा, वी प्लस श्री प्लस कत प्लस टाप, और प्रचलंती, प्र प्लस चल प्लस श्रत्ति प्लस गिप, और हतः, हन प्लस कतः आएगा। हालांकि प्रत्यय के लिए अलग से टॉपिक बनाएंगे, लेकिन फिर भी जो परीक्षा के अंदर आने वाले इस पाठ से रिलेटेड प्रत्यय थे वो हमने सब ऊपर कर लिए, उन्हीं में से ये आए हैं। और 8वां और अंतिम प्रश्न हमारे पाठ का ये है कि पाठात विचित्य समस्त पदानी लिखत। ठीक है, समास भी हमने ऊपर किए थे। समस्त पदानी यानी समास के शब्द। समस्त पदानी का अर्थ क्या होता है, समास के पद यानी सामासिक पद, यानी समास के शब्द, यानी जब समास विग्रह ना हो, समास को जोड़ करके बनाया जाए, उसे सामासिक पद कहते हैं। तो इसमें पहला है महत च तत्कंपनम, तो बनता है महत कंपनम, और नाम भी मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या था, कर्मधार्य समास। दूसरा है दारुण च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, ये भी कर्मधार्य समास है। इसके अंदर विभीषिका यानी भयानकता की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है। ध्वस्तेषु तेषु भवनेषु, टूटे हुए भवनों में, तो ध्वस्त भवनेषु, इसमें भी कर्मधार्य समास है। प्राक्तने च तस्मिन युगे, पुराने युग की बात कर रहे हैं, प्राक युगे। ठीक है, और महच तत् राष्ट्र तस्मिन महाराष्ट्र, पांचों के अंदर कर्मधार्य समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो कर्मधार्य समास के ये सब उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पूरा किया, और भूकंप के विषय में हमने जानकारी ली, और भूकंप के समय हमें किस प्रकार से उचित व्यवहार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और सबसे अधिक जानकारी हमें ये मिली कि हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नदियों को बांधना नहीं चाहिए, बहुमंजिला इमारतें नहीं बनानी चाहिए, और अपनी तरफ से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को पूरा किया। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और आगे भी सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।